हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके सर हाजिर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। वही हमारी जो टॉप 30 पीवाईक्यूज वाली सीरीज है जिसका मैंने आप लोगों से वादा करा था, उसका आज ये हमारा सेकंड सेशन होने वाला है, जिसके अंदर आज हम मेरे प्यारे बच्चों कवर करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ मैकेनिक्स। अब वैसे तो यार यहाँ पर मैकेनिक्स लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली मैकेनिक्स में तो बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर, और अगर बात करो तो ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, वहां तक सारे के सारे चैप्टर मैकेनिक्स में आते हैं। लेकिन आज का जो हमारा ये जो सेशन होने वाला है वो स्पेसिफिकली दो चैप्टर मैंने उठाए हैं, जिसका ऑलरेडी गदर सेशन भी तुम लोगों ने आई होप लगा लिया होगा। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, यहां से काफी क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर इन क्वेश्चंस को अगर तुम करोगे इस चैप्टर के, तो आसपास के चैप्टर की भी बहुत सारी बातें बाय डिफॉल्ट ही कवर हो जाती है मेरे प्यारों। तो वही आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले। तो बहुत ही शानदार, धमाकेदार, मजेदार सेशन आज का भी होने वाला है। 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा की क्या ही ड्यूरेशन होगी आज के सेशन की। और आई होप इससे पहले जो मैं सेशन लेकर आया था आप लोगों के लिए, टॉप 30 पीवाईक्यूज ऑफ ऑप्टिक्स, आप सभी बच्चों ने लगा लिया होगा। और काफी बच्चों के यार कमेंट भी आए, कमेंट पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लास्ट तक, और सब बच्चों के कमेंट में आंसर भी देखने को मिले। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई। और याद है इस बार का हमारा नारा क्या है? इस बार का नारा क्या है कि भाई 2026 में फिजिक्स में इस बार 80 पार, याद है? तो अगर वो नारा तुम भूल नहीं गए तो वो इस बार इस सेशन के भी एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और सेशन को कर देंगे सारे के सारे बच्चे लाइक। यार तुम लोग कमेंट ज्यादा कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ लाइक सेशन पे कम आ रहे हैं, ऐसा कैसे होता है भैया? लोगों के मतलब कमेंट्स कम होते हैं, लाइक ज्यादा होते हैं, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यूड रहे तो इसके लिए आपको सेशन पे लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? आपके लाइक करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आप करो या ना करो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा काम है सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ाने का, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर सेशन पे लाइक ज्यादा होंगे ना तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वरना हो सकता है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो काफी टाइट चल रहा है और बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल निकाल के मैं तुम्हारे लिए पीवाईक्यू सेशन बना रहा हूं, तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगे कि यार ये सेशन जो है बच्चे शायद ज्यादा पसंद नहीं कर रहे और ये डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो इसलिए सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और कमेंट हर एक बच्चा दोबारा से लिख देगा इस बार फिजिक्स में 80 पार। कुछ बच्चों की कमेंट अभी मैं पढ़ ही रहा था, जस्ट मैंने खोला तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मजा आया। जैसे कि एक बच्चा लिख रहा है, अब की बार इस बच्चे का नाम है आशीष चौधरी, तो उसने लिखा कि अब की बार अब्दुल सर की जय जयकार, यानी 80 पार। वाह वाह, क्या बात है। और एक दो बच्चों ने और कुछ कुछ उसको मॉडिफाई करके बोला। दिव्यांश कह रहे हैं कि पूरे देश यही बोल रहा है कि इस बार अब की पार, क्या मतलब इस बार सॉरी 80 पार। तो ठीक है भी, बहुत बढ़िया बात है बच्चों। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपका स्कोर क्या रहा लास्ट सेशन के अंदर, तो एक बच्चा आकाश यादव बोल रहा है कि भाई सर मेरे 30 में से 26 क्वेश्चन सही हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है ना? और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कमेंट आई हैं, बहुत बढ़िया यार सारे बच्चों का। तो इसी तरीके से तुम मेहनत करते रहो और मैं चाहूंगा कि इस सेशन में भी आप सारे के सारे बच्चे सेशन इसी तरीके से लीजिएगा, है ना? सेशन इसी तरीके से करना है कि आप एज अ टेस्ट लेना। ये जो मैं 30 आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, अगर आपने मेरा गदर वाला सेशन लगा रखा है तो ये लगाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन तब भी काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको थोड़ा सा चैलेंज देंगे, क्योंकि मैं पुराने, ऐसा नहीं है कि बस 1-2 साल के, मैं लगभग पुराने कम से कम 5-6 साल के क्वेश्चन भाई साहब पढ़े हैं मैंने। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी का एक एक क्वेश्चन पढ़ा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया वो देखा है, और फिर किस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है पुराने 6-7 सालों में, वो मैंने कहानी पूरी एनालिसिस करी है। वो करने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो तुम्हारे इस पीडीएफ में, मतलब इस सेशन में मैंने डाले हैं। और वो क्वेश्चन भी ऐसे डाले हैं कि जैसे कि एक सवाल अगर 2025 में आया तो 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, उससे पहले 2018 में भी आया था, 2026 में भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने, मतलब एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तो ये कोई भी रैंडम मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यूज नहीं है, इनको निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर कोई भी बच्चा ये सेशन लगा लेता है तो लॉज ऑफ मोशन या फिर वर्क पावर एनर्जी से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे पेपर में रखा हुआ हो और तुमने आज के सेशन के अंदर ना किया हो कवर। ठीक है? तो मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जितने भी मैं ये सेशन लेकर आ रहा हूं सबके तुमको
पुराने 5 साल के पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन अगर तुम वो नहीं लगा पा रहे हो या फिर बाद में लगाने का सोच रहे हो तो एटलीस्ट तुमको ये 30 पीवाईक्यू तो बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अगर तुमने ये कर लिए तो तुमको एक पुराने 5 साल के पीवाईक्यू का सारे के सारे पीवाईक्यू का एक निचोड़ मिल जाएगा, एक तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। सेशन अगर लगाने आए हो तो शुरू से लेकर आखिर तक लगाइएगा। ट्रेंड देख लो भाई, कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है ना इन दोनों चैप्टर से। तो भाई 2023 में ज्यादा क्वेश्चन आया करते थे, टोटल 46 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट बच्चे के देखने को मिलते हैं। और सिमिलर 2024 में भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे थे। 2025 में अचानक से बहुत ज्यादा वेटेज गिर गई लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी दोनों ही चैप्टर की। तो टोटल मिला के फिर भी 30 क्वेश्चन आए। 30 क्वेश्चन का मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगेन 2026 में क्योंकि ऑन एन एवरेज तो वेटेज इतनी रहती है, तो अगर जो हमारा ट्रेंड है, सॉरी ट्रेंड कर रहा हूं मैं, तो जो ट्रेंड है हमारा वो अगर रिपीट होगा तो अगेन 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो हम एवरेज मान के चल ही सकते हैं कि आपके पेपर में आज के सेशन से आएंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं जोश और जुनून के साथ और एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करता हूं, है ना। वैसे तो मैंने लास्ट सेशन में भी सुनाई थी, तुम बोलोगे यार रिपीट कर रहा है, लेकिन यार लाइन मुझे बड़ी बढ़िया लगती है और बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करती है। स्पेशली लड़कों को तो काफी ज्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि लड़के जब भी कोई भी बात ईगो पे आ जाती है ना, तो फिर सामने चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई तुम्हारा एनटीए का बना हुआ कोई पेपर हो, किसी को हम छोड़ता नहीं है ना। और ईगो मतलब लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो भाई साहब, ईगो तो होनी चाहिए। इस पेपर को लेकर तो तुम्हारे अंदर ईगो होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, 2026 का पेपर तुमको देख कर डरेगा भाई साहब। तुम इस बार पेपर को देख कर नहीं डरने वाले। फिजिक्स के क्वेश्चन कब कपाने चाहिए जब तुम सामने उनको सॉल्व करने बैठो, ये हालत होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर एक लाइन है कुछ इस तरह से कि जो भी रुकावटें आती हैं, है ना, जो भी तुम्हारे रास्ते के पत्थर हैं, तो कहते हैं कि रास्ते के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, है ना, रास्ते के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। अरे वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, ना ना, इतने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, अरे उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। समझ रहे मेरे प्यारो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने 2024 में आया है। क्वेश्चन दिखाने का मोटिव यह है कि भाई हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि यहां पर बोला ये गया, सिंपल सी बात है, यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सिंपल सा वायर था जिससे एक ब्लॉक लटका हुआ था 1 kg का। ये ब्लॉक जो है वो 1 kg का है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उस वायर को यहां से पकड़ के ऐसे एफ फोर्स लगाई। वायर को मैंने यहां से ऐसे पकड़ के एफ फोर्स लगाई। तो जब मैंने एफ फोर्स लगाई तो ये वर्टिकल से जो एंगल बनता हुआ मुझे दिखाई दिया वो 45 डिग्री दिख रहा है। वो कितना एंगल दिख रहा है? 45 डिग्री दिख रहा है। और अब आपको ये बताना है कि आपने कितनी फोर्स लगाई होगी, मतलब एफ बता दो। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और आराम से आप कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना ये होता है कि आप अगर ये सिस्टम रुका हुआ है तो मतलब सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है। तो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस जो भी एक्सिस है उन सबकी नेट फोर्स 0 कर दो। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं कंपोनेंट कर लेता हूं भाई साहब। यहां पर अगर वायर में टेंशन टी अगर ऐसे जा रही है तो ऊपर जाएगी टी, यहां पर थीटा है तो ये हो जाएगा टी कॉस 45 ऊपर जाएगा। और सेम ऐसे इसी तरीके से ये टी साइन 45 राइट में आ जाएगा, टी साइन 45 राइट में आ जाएगा। अब आप देखो आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स के बराबर, मतलब क्या हो गया, अरे टी साइन 45 जो है इट इज इक्वल्स टू एफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और ऐसी ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो यहां से अगर हम देखें तो टी कॉस 45 जो हो जाएगा वो 1 kg का मतलब क्या हो गया, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। तो यहां पर ये 10 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, हमने 10 लिख दिया। अगेन देखो करना तुमको उसी तरीके से, मैं क्वेश्चन तो एक एक मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपको वही करना है कि पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया, आपने उसको पॉज करा और खुद से ट्राई करा, फिर आपने मेरे सॉल्यूशन से मैच करा। हर एक क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बच्चों करना है, देन यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दिस सेशन। अदरवाइज क्वेश्चन तो तुम सॉल्यूशन ही तो देख रहे हो, सॉल्यूशन ही तो देख रहे हो, सीखोगे कहां सॉल्यूशन? तो फिर तो मतलब अगर देखा जाए तो गूगल पे सारे के सारे पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, वहां पर फ्री में पीवाईक्यूज पड़े हुए, तो वहां से लगा ले सकते हो।
ये सेशन तुमको क्यों लगाना है? ये सेशन इसलिए लगाना है ताकि तुम अपनी अप्रोच और मेरी अप्रोच देखो कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं, तुम किस तरीके से कर रहे हो, और फिर मैच करो और कोशिश करो कि सॉल्यूशन जल्द से जल्द आए, कम से कम टाइम में आए, कम से कम स्टेप्स में आए, ताकि हम टाइम भी सेव कर पाए। ओके, तो इसलिए आपको इस तरीके से करना है, खुद से ट्राई करना है। तो ये फिलहाल साइन और कॉस, अब इन दोनों, ये दोनों इक्वेशन बन गए ना, मैंने इन दोनों को डिवाइड कराया, तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल्स टू f बाय 10। tan 45 तो यार 1 होता है, तो tan इधर चला गया, तो यहां से फोर्स जो आ गई मेरे प्यारे बच्चों, वो 10 न्यूटन ही आ गई। अब ये मैंने उन बच्चों को समझाने के लिए कराया जो थोड़े से भाई तेज दिमाग नहीं चला पा रहे। जो तेज दिमाग चला पा रहा था उसका क्वेश्चन तो फिगर में ही खत्म हो गया था। कैसे? अरे सर t sin 45 और t cos 45 दोनों की वैल्यू t बाय रूट 2 है, तो t बाय रूट 2 इधर f के बराबर, और ऊपर t बाय रूट 2 नीचे 10 न्यूटन के बराबर, तो क्या f 10 न्यूटन के बराबर नहीं हो गया? तो करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सिंपल हमारा देखते ही पता चल गया था कि आंसर भी आ रहा है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छे लेवल के भी मैं सही में बता रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक बच्चे का और डाउट भी आया था यार, डाउट नहीं, उसकी बात सही भी थी अपनी जगह पर। उसने बोला कि सर आपके ये जो पीवाईक्यू सेशन आप लेकर आ रहे हो, इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो गदर सेशन भी आपका लगा कर आए हैं, जो कि उसकी बात सही है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने गदर सेशन नहीं लगाया होगा, वो जनरली पीवाईक्यू सेशन के लिए आए हैं। दोनों अपनी जगह सही हैं। लेकिन बोले सर आपके इस सेशन के अंदर जो आप क्वेश्चन लेकर आए हो, तो उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपने गदर में भी हमें कराए थे और यहां पर भी हो रहे हैं, है ना, यहां पर भी हो रहे हैं। तो सर अगर आप उन सारे क्वेश्चन को रिप्लेस कर दो, ठीक है, और आप नए क्वेश्चन कराओ, तो हमारे और अच्छे से शायद तैयारी या प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गदर, मतलब मैं जो सेशन में लेकर आ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि सारे के सारे गदर के क्वेश्चन उठा के लेकर आ गया, फिर फायदा ही क्या, है ना, ऐसा तो मैंने नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने लगभग ऐसा रेशियो रखा है कि 30 से 40% क्वेश्चन मैं गदर के ही उठा के लेकर आ रहा हूं। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? मैंने गदर के उठाए नहीं है। जब मैं गदर सेशन की पीपीटी बनाता हूं, तो उसके अंदर मैं क्वेश्चन जब डालता हूं बच्चों, एक एक क्वेश्चन को डालने के लिए मैं 10-10, 15-15 मिनट सोचता हूं कि ये क्वेश्चन डालना है या नहीं डालना है। और जब मैं सेशन ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये बात किस तरीके से बच्चों को बता सकता हूँ, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, तो उस तरीके से डालता हूँ, और ताकि उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक कवर करा सकूं। इसलिए वो गदर के सेशन वहां जाते हैं। तो वो हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो टॉप 30 पीवाईक्यूज है, तो टॉप 30 पीवाईक्यूज का मतलब ये कि यहां पर भी हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप ऐसा समझो कि गदर के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसी ही टाइप का मैंने ये सेशन बनाया तुम्हारे लिए। बस इसके अंदर मैं तुमको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, टाइप वाइज नहीं पढ़ा रहा, मैं क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करा रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी अब तुमको ऐसा ना लगे कि यार सर ने गदर के क्वेश्चन करा दिए, तो इसलिए फिर मैं उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन ढूंढता हूं पुराने सालों के अंदर, और वो उठा उठा के डालता हूं, ठीक है। लेकिन 40, क्योंकि अब मैं इतनी इंडिविजुअलिटी अगर बिल्कुल यूनिक करने के लिए बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन ही मेरे प्यारे बच्चे बदल दूंगा, तो फिर आपको ऐसा लगेगा हाँ यार हमने नए क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जो क्वेश्चन वो ये ना, हथौड़ा जो मारना है हमें, हमें हथौड़ा तो सही जगह पे मारना है ना। अब ये कौन सा कि सर इस जगह पे हथौड़ा तो हम बहुत देर से मार रहे हैं, अब सर दूसरी जगह पे हथौड़ा मार लो, तो भाई जो चोट तो एक ही जगह पर पड़नी है, नंबर तो वहीं से आएंगे। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं उस चीज को चेंज नहीं कर सकता, जो चीज इंपॉर्टेंट है सो है, तो जिसके ऊपर हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेंगे गदर के, और क्वेश्चन आपको आधे से ज्यादा चेंज भी दिखेंगे, तो उस चीज के बारे में आप टेंशन ना लो। तो जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हुआ हुआ लगे तो वो और अच्छी बात है, आपका एक बार और रिविजन होगा, और जो नया क्वेश्चन है वो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आप तब भी बोलोगे चेंज कर दो, तो मुझे यार बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में कि हाँ नहीं सर हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सब के सब नए ही लेकर आओ। तो फिर नए लाने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो हमारा मुद्दा है, जो टारगेट है कि वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें कि जो एग्जाम में आ सकते हैं, हम वहां से थोड़े से फिर डेविएट हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं क्वेश्चन नहीं बदल रहा हूं, तो उसके पीछे रीजन होता है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर देखो, बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है, शायद 23 में भी आया है, सिमिलर क्वेश्चन है।
बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पर एक सिंपल सा पुली वाला क्वेश्चन है। अब तुम मेरे क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, तुम क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए जो भी मैं बातें बता रहा हूं उन पर ध्यान दो। क्वेश्चन ये रिपीट तो वैसे भी नहीं होना ना, इसके सिमिलर बातें आएंगी। तो अब मुझे तुमको पुली वाले क्वेश्चन कराने थे, तो मैं पुली वाला ये एक सिंपल सा क्वेश्चन में डाल रहा हूं। अभी एक और क्वेश्चन आएगा पुली वाला, वो काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो बस मैंने इस टाइप से तुमको ये पुली वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो ये मेरा मोटिव है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर इस पुली में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और दूसरी साइड यहां पर पुली में दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका मास m2 है। ये बात बोल दी गई है और बोला ये जा रहा है कि भाई ये जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, g/8। तो ये m1 और m2 ये इन दोनों मासेस का आपको रेशियो बताना है, बता देंगे भाई। तो यहां पर हमें मालूम है कि यहां पर नीचे फोर्स लग रही होगी m1g और यहां पर नीचे फोर्स लग रही होगी m2g। और पुली वाले केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या जनरल कहीं पर भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये तो आता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अगर ऐसा है तो नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, तो ट्रिक वाला तरीका जो मैंने बताया कि भाई इसको ऐसे इमेजिन करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो m1g उधर लग रही है और m2g इधर लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स सर अगर मान लो m2 बड़ा है तो m2g माइनस m1g हो जाएगी, है ना। तो यहां पर नेट फोर्स जो आ रही है वो m2g माइनस m1g आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वो हमारा m1 प्लस m2 है। और एक्सेलरेशन दे रखा है g/8, तो यहां पर a की जगह पर मैंने क्या रखा भाई, g/8 रख दिया। यहां से अगर आप देखो तो g कॉमन लेके कट भी जाएगा, तो ये m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2, g से g कट चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करा देंगे। तो जब हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो ये m1 प्लस m2 क्या आ रहा है, 8m2 माइनस 8m1। अब जरा इसको हम इधर उधर लेके जाते हैं, तो ये इधर m1 जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 9m1, और m2 जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 7m2। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो m2 बाय m1 का जो रेशियो आ रहा है वो 9/7 आ रहा है। क्या मैंने सही करा है जी, क्या मैंने सही करा है? ये 9m1 और 7m2 हो गया, तो m2 बाय m1 का रेशियो बिल्कुल सही बात है, 9:7 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कि अगर आप में से कोई बच्चा m1 को बड़ा मान ले, ये डाउट आ सकता है तुम्हारा कि सर m1g में से अगर m2g को माइनस कर दिया होता तो क्या होता, क्योंकि कहीं पर ऐसा बोल तो नहीं रखा कि m1 बड़ा है m2 बड़ा है। कोई बात नहीं, आप तो भी कर लेते, तो उस टाइम पर आपका शायद m2 बाय m1 का रेशियो 7:9 आता है। तो कोई बात नहीं, रेशियो उल्टा आ गया, क्योंकि 9:7 या फिर 7:9 ये आंसर होगा, और 9:7 ही खाली दे रखा है, तो ऑप्शन पता चल जाता तब भी आपको देखकर। वरना तो वैसे तो दे रखा होता है कि कौन सा मास बड़ा है कौन सा छोटा है, इन्होंने नहीं दिया तो रेशियो तो देखो 9:7 ही दिया है, 7:9 साथ में नहीं दे सकते थे, वरना गलत हो जाता, वरना फिर दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते थे। चलिए फिलहाल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब फटाफट मार्क करते हुए चलना भाई, कॉपी पेन लेकर बैठो और मार्क करते हुए चलो कि कितने क्वेश्चन इन 30 सवालों में से तुम खुद से बना पाते। मुझे चाहिए भैया सभी बच्चों का स्कोर, है ना। जिन भी बच्चों ने स्कोर लिखा है मैंने उनका आज तुम लोगों को शाउट आउट भी दिया है, तो अब तुम्हारा भी शाउट आउट अगले सेशन में होगा अगर तुम अपने स्कोर बताते हो और ईमानदारी से बताते हो तो। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल। भैया प्लेयर ने क्या करा, एक बॉल को पकड़ा, क्रिकेट की बॉल को पकड़ा जिसका मास हमें दे रखा है कितना, 150 ग्राम, और वो बॉल कितनी स्पीड से जा रही थी, वो बॉल इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी भाई। अब क्योंकि उसने बॉल को पकड़ लिया तो बॉल तो रुक गई होगी, तो फाइनल वेलोसिटी बॉल की 0 हो गई। लेकिन 0 होने में उसको कितना टाइम लगा, 0 होने में उसको लगा 0.1 सेकेंड। अच्छा, तो क्रिकेटर मतलब जो हमारा फील्डर है, तो फील्डर के हाथों पर उस बॉल की वजह से कितनी फोर्स लगी होगी, वो फोर्स हमसे ये पूछना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, वी नो डैट के फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मास्टर जी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ये तो सबको मालूम ही है। तो मास यहां पर मैंने रखा 150 अपॉन 1000 हो जाएगा, ये हमारा ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और v माइनस जब मैं करूंगा तो 0 माइनस का 20 बाय 0.1 हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके फटाफट बताओ तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा होगा मार्क कर देना। फिलहाल शायद ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, 30 न्यूटन आएगा।
चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जज मत करना, बढ़िया क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि तुमसे हिलेंगे नहीं। क्या बोला जा रहा है? अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट 200 न्यूटन है और वो भाई एक ट्री से, ट्री की ब्रांच से लटकी हुई है। लाओ भाई ट्री बना दिया जाए। क्या बात है, आहा आहा। भाई हमको तो ये वाला ट्री बनाना आता है फिलहाल, ठीक है। तो ये एक हमारा ट्री है और ट्री में से हम निकाल देते हैं एक ब्रांच। लाओ ब्रांच भी निकाल देते हैं। तो ये ट्री की ब्रांच है, ठीक है। एक ही ब्रांच है जो ट्री से बाहर आ रही है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक जो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 200 न्यूटन है, ठीक है, ट्री की ब्रांच से ये लटका हुआ है। तो ये 200 न्यूटन वाला वेट का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है इस ब्रांच से। तो आपको ये बताना है, और जिस चेन से लटका हुआ है उस चेन का वेट भी 10 kg है। लो भैया, इस चेन का मास भी कितना है? 10 kg है। तो अब आपको ये बताना है, द ब्रांच पुल्स द चेन बाय द फोर्स ऑफ। तो ये ब्रांच चेन को कितनी फोर्स से ऊपर की तरफ उठा रही होगी? अरे जितनी फोर्स से चेन इस ब्रांच को नीचे की तरफ खींच रही है। तो ओवरऑल कितना वेट ये ब्रांच झेली हुई है? तो भाई टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? 200 न्यूटन तो वो फोर्स एज इट इज दे रखी है, और 10 किलो का ऑब्जेक्ट का जो फोर्स आएगी वो 100 न्यूटन हो जाएगी। अरे mg कर दिया, मास इंटू एक्सलेशन इंटू ग्रेविटी, g10 दे रखा है। तो ये करके तो सिंपल सी बात है। अजीब और गरीब क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही टफ होगा, सिंपल आपसे वेट पूछा गया है टोटल। तो आंसर हमारा 200 इसका दे रखा था, 100 इसका आया, तो 300 न्यूटन हो गया। बहुत ही अगेन लल्लू क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन के ऊपर देखो क्वेश्चन क्या है भाई। यहां पर हमको ये बात दे दी गई कि अगर 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 क्या बोला गया भाई? एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है 50 किलो का है। अच्छा, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, और द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.3। तो यहां पर सरफेस का आपको म्यू दे दिया 0.3। तो आपको क्या बताना है? द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है, मतलब कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, सिंपल सी वो बात है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? म्यू इंटू नॉर्मल होता है। तो यहां पर वेट mg नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो म्यू कितना है? म्यू मेरे प्यारे बच्चों 0.3 है, और नॉर्मल कितना है? वो mg के बराबर है। अब m हमारा 50 और g हमारा होता है 10। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा भाई? ये मेरे हिसाब से तो बनेगा 150 न्यूटन। मेरे हिसाब से तो बनेगा 150 न्यूटन, लेकिन 150 कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा है? मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मान लिया है। क्या क्वेश्चन में कहीं बोला था कि 10 मानो? नहीं ना, तो मैंने कैसे मान लिया? तो ये मेरी गलती है, मुझे तो 9.8 लेना चाहिए था। लेकिन तब भी क्या क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा इतने से, क्योंकि ऑप्शन तो काफी दूर दूर है। तो 150 के क्लोजेस्ट कौन सा है? 147 न्यूटन। दैट विल बी योर आंसर। 9.8 तो मैं तब लेता जब आंसर ही बहुत पास पास होते, जब गलती हाँ हो सकती है। हाँ, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन था तो कर लो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि इंटीजर टाइप में तुम्हारा आंसर गलत ही आ जाएगा और वहां पर फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। इसलिए जी की वैल्यू को बहुत ज्यादा ध्यान से करिएगा, बच्चे अब भी इसमें गलती कर देते हैं। क्या बोला जा रहा है भाई? अब बोला जा रहा है कि अ 2 किलोग्राम ब्रिक, 2 किलो का चौका है। चौका, चौका समझते हो? ईटा, ईटा भी कुछ लोग कहते हैं। ईटा वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला नहीं, ईटा वही जिसको तुम फेंक के मारते थे बचपन में लोगों के। तो फिलहाल 2 किलो का एक हमारा ईटा है ना, एक ब्रिक है, और कहां रखा हुआ है? एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है भैया। लो जी, एक इंक्लाइंड सरफेस पर हमने लाके रख दिया एक ब्रिक को। कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल। लो, दिस इज द ब्रिक ऑफ 2 kg हमने लाके रख दिया। अब आपको क्या बताना है? द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई ये रुका हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बिगिंस टू स्लाइड एट 45 डिग्री। मतलब ये जो ब्रेक है, जब एंगल 45 डिग्री हो गया तो अब ये स्लाइड जस्ट करने वाला है, ये स्लाइड जस्ट करने वाला है। तो अगर ये जस्ट स्लाइड करने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, तो बस ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। ये 45 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला मालूम है क्या होता था? अरे tan phi इज इक्वल्स टू म्यू। ये एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन निकल कर आती थी, जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करने वाला हो
तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, जो कि म्यू के ही बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो यहाँ पर tan 45 कितना, अरे tan 45 होता है 1, तो म्यू की वैल्यू 1 आ रही है और म्यू ही पूछ रहे थे लोग। अगेन ये वो क्वेश्चन जो तुम दिमाग में ही सॉल्व कर सकते थे, कितना सिंपल है, बस tan 45 1 के बराबर हो गया, वो ही हमारे लिए म्यू हो गया। अभी बस तुम लोगों का मैं मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी तुम देखो, अभी जैसे हमारे एक क्वेश्चन 10 तक पहुंचेंगे उसके बाद तुम देखो तुमको क्या मजा आता है। अब यहां पर क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, दो फोर्स है, एक F1 आपको दे रखी है और ये F2 आपको दे रखी है, साइन तो मुझे नहीं दिख रहे, तुम्हें क्या दिखेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस और ये माइनस का होगा, है ना। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि अगर किसी बॉडी पर जिसका मास 4 kg है, किसी बॉडी पर जिसका मास 4 kg है, ये दोनों अगर फोर्स लग रही हैं तो बताओ कितना एक्सेलरेशन आएगा। इतना तो खुद से कर सकते हो, फटाफट वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, क्या आंसर आता है बोलो भाई। हाँ जी, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो कर दोगे आप लोग, मालूम है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास होता है, तो टोटल फोर्स अपॉन मास कर दीजिए। हम्म, हो गया मेरे प्यारो। देखिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टोटल फोर्स कितनी भाई 5 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप, फिर 8 प्लस माइनस 4, तो वो हो जाएगा प्लस का 4 जे कैप, और 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 के कैप। तो ये आई हमारी नेट फोर्स, और नेट फोर्स को जब आप मास से डिवाइड करेंगे तो मास है यहाँ पर 4 kg, तो एक्सेलरेशन जो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है वो आ रहा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आई होप सही होगा ये, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मेरा ऑप्शन बी आ रहा है, आप लोग बताओ आपका क्या आ रहा है। ठीक है, कर लेना फिलहाल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन पुली वाला क्वेश्चन जिसके अंदर ट्रॉली लगी हुई है। तो यहां पर क्या बोला गया कि अगर ये एक पुली है और यहां पर इस ट्रॉली के थ्रू ये वायर आ रहा है ऐसे करके, और यहां पर नीचे एक 6 किलो का ऑब्जेक्ट हमने लटका दिया, तो आपको ये बताना है कि सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा होगा अगर यहां पर ट्रॉली और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन भी है जिसका म्यू दे रखा है 0.04। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर पाएंगे भाई। हमें अगेन वी नो डेट के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर जी, वही होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो भैया नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो आप बोलोगे सर फोर्स तो ये लगा रहा है नीचे की तरफ 60 न्यूटन की, तो ना 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 मेरे प्यारे ऐसा नहीं होगा, यहां पर फ्रिक्शन भी तो है, तो अगर फ्रिक्शन है तो ये आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो पीछे की तरफ होगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा लेकिन होगा तो, और वो कितना आएगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, तो म्यू इज 0.04 और नॉर्मल इसका 20 kg है तो 200 न्यूटन हो गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ 8 न्यूटन की तो फ्रिक्शनल फोर्स ही आ गई जो रुकावट का काम कर रही है, तो खींचा जो जा रहा है वो 60 न्यूटन की फोर्स से, रोका जो जा रहा है वो 8 न्यूटन की फोर्स से, तो जब मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो 60 माइनस 8 मुझे लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मैं टोटल मास करूंगा, तो इधर मास है 6, इधर मास है 20, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ये आ गया 26। अब इसको देखो, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 52 बाय 26 हो जाएगा जो कि 2 से जा रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन 2 आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सभी बच्चों का यही आंसर आया था? क्या रुक रुक के सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सही यार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चलो, अगर आप लोग अब तक ये सोच रहे थे यार ये मास्टर के क्वेश्चनों में दम नहीं है, ओके, अगर आप ऐसा सोचने वाले बच्चे थे तो ठीक है, तो शुरू के 8 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो जनरली जिस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो अब अगर मैं सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर रहा हूं तो तुम्हारा तो एकदम मोरल ही डाउन हो जाएगा।
इस वजह से जनरल जो जैसे क्वेश्चन आते थे वो मैंने तुमको 8 क्वेश्चन कराए, लल्लू लल्लू क्वेश्चन, इजी थे। आई होप, मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चों ने वो खुद से भी बना लिए होंगे। लेकिन अब पता चलेगा कि तुम वाकई में दमदार आदमी हो या नहीं हो। मतलब मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 9 वीडियो को तुम पॉज करके और तुम 5 मिनट 10 मिनट जितना लेना चाहो लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ खुद से। मैं तो अभी कराऊंगा ही, लेकिन तुम वीडियो को पॉज कर दो और 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और जो भी अप्रोच समझ में आए, जो भी लगा सकते हो अपने दिमाग से लगाओ और इसका आंसर निकाल के दिखा दो। अगर तुम में से कोई भी बच्चा इसका आंसर मेरे बिना सॉल्यूशन बताए खुद से सॉल्व करके निकाल लेता है बिना कोई इधर अधर की हेल्प लिए, तो जरा कमेंट करके बताना, तुमको शाउट आउट मिलेगा अगले PYQ सेशन में। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम जरूर लूंगा कि भाई इस नाम के बच्चे के अंदर दम है, इसने ये क्वेश्चन करके दिखाया। लेकिन झूठ मत बोलना, है ना। झूठ बोलने को तुम बोल सकते हो, लेकिन इंसान दुनिया से झूठ बोले भाई, खुद से झूठ ना बोले। तुम सॉल्व कर पाओ तो लिखना, नहीं कर पाओ तो कहना कि सर हमसे ना हो पाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मतलब ये अगर तुम कर जाते हो तो फ्रिक्शन का आने वाला कैसा भी क्वेश्चन तुम बना जाओगे। ठीक है, चलो अब मैं कराता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक हमारी 2 इंक्लाइंड प्लेन है और पुली का क्वेश्चन है भाई, देखो पुली भी लगी हुई है। तो ये 2 इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान से देखना, 2 इंक्लाइंड प्लेन। ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो नीचे की तरफ ऐसे लगने वाली फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है mg sin थीटा। तो ये कैपिटल M है तो mg sin 53 और sin 53 होता है 4/5। तो यहां से ये सॉल्व करके आया 4mg/5। मतलब इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ 4mg/5 फोर्स लग रही है। यहां अगर हम देखें तो यहां पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो अगेन mg sin थीटा होगा और थीटा यहां पर 37 है, sin 37 हमारा 3/5 होता है, sin 37 3/5 होता है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा 3 स्मॉल mg/5। तो दोनों की तरफ लगने वाली फोर्स हमें दिख गई। अब और अगर आगे आप अच्छे से समझो तो ये क्वेश्चन इजी था। देखो ये 2 टाइप से ये सवाल आ चुका है JEE मेंस में, मैं सबसे अच्छा वाले लेकर आया हूं। पहले तो भाई इधर वाले दिख गई फोर्स, इधर वाली दिख गई। आपसे पूछा था कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो भाई बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली माइनस कर देते आप और टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m रख देते, आंसर आ जाता, एक्सेलरेशन आ जाता। लेकिन आपसे पता है क्या पूछा गया, आपसे पहले तो ये बोला गया कि यहां पर इन दोनों ही सरफेस जो आपको दिख रही है इन दोनों में फ्रिक्शन लग रहा है। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.25। अब ये लल्लू क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ बढ़िया क्वेश्चन। ओके, इसको अच्छे तरीके से करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग पाएगी। क्योंकि अब यहां पर जब ये नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो मुझे पहले तो यही बताओ, क्योंकि बच्चे यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, अरे यार ये जब नीचे आ रहा है, क्योंकि बोला तो ये जा रहा है कि भाई स्मॉल m की वैल्यू बताओ जब हमारा बड़ा M कैपिटल M वाला जो ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है वो नीचे आए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि कैपिटल M नीचे आ रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो याद रखना हमेशा फ्रिक्शन मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो ऊपर लग रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है। और यहां देखो अब यार ये तो ऊपर, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रही होगी। हा क्या बात है, आई बात समझ में। अब बनेगा भैया FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो ध्यान से, यहां पर नीचे लगने वाली फोर्स 4mg/5। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लगता है μmg cos थीटा, समझे, μmg cos थीटा, वो भी लगा देंगे अभी, रुक जाओ। तो फिलहाल यहां पर नीचे आ रहा है। अच्छा वायर के अंदर भी तो, ये जो वायर आपको दिख रहा है तो वायर के अंदर भी तो टेंशन फोर्स होगी T। तो अब
लेकिन ये आ तो तब भी नीचे ही रहा है, तो इसके ऊपर ओवरऑल नेट फोर्स जो आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो भाई साहब अच्छा खासी फोर्स हो गई। देखो ये आ अगर नीचे रहा तो ये तो बात तय है कि टेंशन ऊपर है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है, आ नीचे रहा है, तो ये जो 4 mg/5 है ये सबसे बड़ी फोर्स है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, ये सारा खेल इक्वेशन का ही है, मैं क्या करूंगा 4 mg/5 में से क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं सर, ऊपर वाली दोनों फोर्स से माइनस कर दो, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg cos थीटा, तो म्यू 1.25 का मतलब 1/4, ये म्यू, स्मॉल m निकालना है, जी नहीं मालूम, और cos 53 होता है कितना, cos 53 क्या होता है भाई साहब, 3/5 होता है, तो इंटू 3/5, ये तो आई हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें से टेंशन और मैंने माइनस करी, और ये माइनस करके अब नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास तो इसका कैपिटल M था, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा था कितना, 2 दे रखा है, तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया। ये पहली इक्वेशन बनी है ये हमारी पहली इक्वेशन बनी है। आई फील आई, घबरा तो नहीं गए ऐसा क्वेश्चन को देख के भाई। देखो ये समझना तो तुमको पड़ेगा, अब चाहे तुम इसको 5 बार रुक रुक के देखो, रिपीट कर करके देखो, मैंने हर एक बात इतनी पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से समझाई है कि अगर तुमने मेरा कोई भी बोला हुआ वर्ड अगर स्किप नहीं करा है, फोकस से सुना है, तो तुमको समझ में आया होगा कि यार सारी चीजें कैसे चल रही हैं और कहां पर सर ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ऐसा तो नहीं हो रहा क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर फिर, मगर जो भी है बड़ा भयानक लगता है, तो ऐसा तो नहीं है ना, भयानक नहीं है, सिंपल है। एकदम से देखो डर जाओगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब लाओ स्मॉल m वाले पर आते हैं, तो स्मॉल m वाले पर सर टेंशन फोर्स इसमें भी ऊपर की तरफ लग रही होगी, तो हमें बात मालूम है कि ओवरऑल जा तो ये ऊपर की तरफ ही रहा है, जा तो ये ओवरऑल ऊपर की तरफ ही रहा है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, अगेन वही कहानी। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर अगर जा रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, टेंशन फोर्स बड़ी होगी। तो इस बार मैं टी में से क्या माइनस करूंगा, टी में से माइनस करूंगा अब नीचे वाली फोर्स। तो नीचे वाली फोर्स में क्या क्या आ गया, माइनस का भाई 3 mg/5 मैंने माइनस कर दिया, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स अगेन म्यू mg cos थीटा, तो म्यू 1/4 mg, और cos 37 होता है 4/5, तो यहां पर 4/5 मैंने लिखा। और ये करने के बाद नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ ही आ रही है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है m और एक्सेलरेशन है 2, कैपिटल M स्मॉल m। दो इक्वेशन आपके पास बन गई हैं। दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देते हो तो देखो t में से t कट जाएगा, समझ रहे हो, जब इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा तो t से t कट जाएगा। लाओ सॉल्व भी करा दूं क्या, ये तुम लोग कर लोगे, करा देता हूं यार, है ना, कभी गड़बड़ हुई जाए। तो पहला देखो m की वैल्यू पुट करूं, लाओ पूरा वैल्यू पुट कर देता हूं, m भी 10 g भी 10, तो ये हो गया 400, 400/5, तो हो जाएगा 5 8 40, 80 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 80, है ना, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा, और ऐड करके जो आ रहा है मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ये 4 mg/5 सॉल्व करके 80 आया बच्चों। और इसको अगर मैं देखता हूं तो ये g हमारा 10 था, 5 2 10, यार मैं मिस्टेक ना कर दूंगा यहीं पे, और 2 2 4, तो ये माइनस का 3 mg/2 आ रहा है, नहीं माइनस का 3m/2 आ गया ना, माइनस का 3m/2। और यहां पर अगर हम देखें तो ये माइनस का, ये g की जगह पर 10, तो ये माइनस का हो जाएगा 6m, और यहां पर g की जगह पर अगेन 10, 10 है तो 5 2 10, और 4 से 4 तो कट गया, तो ये माइनस का 2m, सही जा रहे हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा m की वैल्यू 10 दे रखी थी, तो 20 प्लस 2 है स्मॉल m, हमें स्मॉल m निकालना है भैया। अगर आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भाई तुम लोग कर लेना कैलकुलेशन, मुझे पता मैंने कोई मिस्टेक शायद कर दी होगी, देख लेंगे फिर भी। तो यहां पर आप देखो सारे के सारे स्मॉल m को उधर ले जाता हूं, तो 80 - 20 60 बना इधर, 6m 2m और
ये 2m मिलके 10m, तो ये हो गया, तो 10m प्लस 3m/2, सही है। तो ये 60, इधर मैंने m कॉमन लिया, तो ये बनेगा तो 20 प्लस 3, 23/2, 23/2। भाई आंसर तो कुछ अजीबोगरीब ही आ रहा है, आंसर तो गलत आ रहा है हमारा। इक्वेशन तो फिलहाल मैंने बिल्कुल सही बनाई होंगी, कैलकुलेशन में मैंने लुटिया डुबो दी अपनी खुद ही। मतलब ये 120/23 आ रहा है मेरा, तो 120/23 ऐसे कैसे हो गया? एलसीएम में लूंगा, 6m 2m, कहीं मिस्टेक कर दी यार मैंने। इसका आंसर क्या आ रहा है, लाओ देख लेते हैं। तो भाई 4.5 आ रहा है। मैंने ऐसे कौन सा कहा था कि तुम अगर कर जाओगे तो मैं मान जाऊंगा तुमको। फिलहाल हमने करा तो सही है। देखो यार, टी में से mg sin 37 माइनस करा है, म्यू mg cos थीटा माइनस करा है, 2m लिखा है, और यहाँ पर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा माइनस टी। यार लिखा तो मैंने बिल्कुल सही है, एक बार देख लेना। मैंने यार मिस्टेक कर दी क्या? वैसे मैं कैलकुलेशन कराने का मूड में था नहीं, मैंने बेवजह करा दी। फिलहाल तुम लोग देख लेना, इन दोनों को मैंने ऐड करा है, तो ये 20 प्लस 2m देख लूँ, अगर कभी मुझे गलती चमक जाए, वरना मैं तुम लोगों को पर ही छोड़ रहा हूँ इसे। ओके, तो ये हो जाएगा 40, और जी की जगह पर भी 10 है, तो 400/5, तो 400/5 80 हो गया था। माइनस का स्मॉल m तो निकालना था, तो ये 10, तो 5 2 ज़ा 10, भैया 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो ये 3/2 माइनस का 3m/2। इधर 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, इधर 5 2 ज़ा 10, 4 से 4 कटा तो माइनस 2m। यार बिल्कुल सब सही किया मैंने, वैसे तो मैंने यहाँ पर वैल्यू तो कुछ गलत नहीं लिख दी थी। साइन 53 4/5 होता है, कॉस 53 3/5 होता है, साइन 37 3/5 होता है, और कॉस 37 4/5 होता है। सब सही किया यार मैंने वैसे। तो ये 80 माइनस 3m/2 माइनस का 6m माइनस का 2m इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2m। मैं क्यों आंसर नहीं निकाल पा रहा है, तो शर्म की बात हो जाएगी यार मेरे लिए। 6 और 2 8 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है, तो 10m प्लस 3m/2। एलसीएम मैंने जब लिया तो 23/2 आ रहा है, तो ये 120/23 हो रहा है। भाई मेरा तो ये आ रहा है, बाकी तुम लोग एक बार बता देना प्लीज, है ना, प्लीज जज मत करना। मैंने देखो कोशिश करी करने की, बाकी हो सकता है क्योंकि टाइम मैं निकालने को निकाल दो लो, मुझे दोबारा करना पड़ेगा बेवजह कैलकुलेशन के लिए। फिलहाल इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल सही है, हमने क्रॉस चेक भी कर ली है। कैलकुलेट करके अब आप लोग बताना आपका आंसर क्या आ रहा हो सकता है, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, लेकिन एक बार मुझे बता देना सब लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर तुम्हारा क्या आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉडीज इन कॉन्टैक्ट के ऊपर देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको भी करने का एक ट्रिक होती है, एक बढ़िया वाला तरीका होता है कि यहाँ पर अगर मान लो 3 ब्लॉक है, 5 kg 3 kg एंड 2 kg, और तीनों आपस में वायर से बंधे हुए हैं, इनके बीच में लगने वाली टेंशन T1 है, इनके बीच में लगने वाली टेंशन T2 है, और आपने फिलहाल 80 न्यूटन की फोर्स से पकड़ के खींचा है। तब आपको ये बताना है कि T1 और T2 ही क्या होगा। ये 3 स्टेप में होता है ये क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एक्सेलरेशन निकालना पूरे सिस्टम का। अगेन वही फॉर्मूला, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स लग रही है मेरे प्यारे बच्चों 80, और टोटल मास कितना आएगा, तो भाई 5 + 3 + 2, तो टोटल मास आ जाएगा 10। तो यहां से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद फिर दूसरा आपका स्टेप होता है कि पता लगाना कि किस ब्लॉक ने कितनी फोर्स खाई है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास 2 एक्सेलरेशन 8, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 8 16, तो इसने 16 न्यूटन की फोर्स खाई है। ऐसे ही इसने 3 8 24, तो इसने 24 न्यूटन की फोर्स खाई है। ऐसे ही 5 8 40, तो इसने 40 न्यूटन की फोर्स खाई है। तो किस ब्लॉक ने कितनी फोर्स कंज्यूम करी है हमें पता चल गया। अब आप देखो तीसरा काम जिसके थ्रू आंसर आएगा तुम्हारा, तो T2 क्या होगा। यार आपने 80 न्यूटन की फोर्स तो लगाई, जिसमें से 16 इस ब्लॉक को चलाने में लग गई, तो बची कितनी रह गई सर, 80 में से 16 को माइनस कर दो, तो वो आएगा 64। मतलब यहां से T2 हमारा 64 न्यूटन हो जाएगा। बात खत्म नहीं हुई अभी। अब ये 64 अगर आया तो अगेन अब यहां पर T1 अगर निकालना है,
तो इस ब्लॉक को चलाने में लगाई कितनी 64 और लगी कितनी एक्चुअल में 24। तो 64 में से हमने 24 को माइनस करा तो कितना आया 40 न्यूटन। मतलब यहां पर T1 जो है वो 40 न्यूटन है। सिंपल सी बात है। तो T1 और T2 की वैल्यू पूछ रहे थे तो 40 और 64 आ गई। चलिए आगे, सिंपल क्वेश्चन अगेन। हाँ जी, चलो यार आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब ये देख लो, ये 2023 का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला जा रहा है कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दे रखा है आधा किलो का, भाई 500 ग्राम दे रखा है और उसकी वेलोसिटी भी हमें दे रखी है। आपको ये बताना है कि जब टाइम 1 सेकंड होगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स इतनी आ रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या मैंने बोला कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास दे रखा है आधा किलो मतलब 1/2 और एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो भाई वेलोसिटी हमें दे रखी है 2ti कैप प्लस 3t² j कैप। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं यार, इतना तो हमें आता है, तो काइनेमेटिक्स की बातें हैं। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 6t j कैप और जहां t है वहां पर आप 1 रख दोगे तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप। समझ रहे हो। अब यहां पर बस वो आपको रख देना है, तो ये 2i कैप प्लस 6j कैप जब आपने एक्सेलरेशन की जगह पर रखा तो ये हमारा बन जाएगा i कैप प्लस 3j कैप। तो हमारी फोर्स आ रही है i कैप प्लस 3j कैप एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनकी फोर्स आ रही है i कैप प्लस xj कैप। तो x की वैल्यू तो पूछ रहे थे, तो x की जगह पर 3 दिख रहा है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या आप ये सवाल खुद से सॉल्व कर पाए या नहीं बताओ, देख लो। चलते हुए हैं भाई फिर हम आगे अगले सवाल की तरफ। अगेन गुड क्वेश्चन पुली के ऊपर, अगेन गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन भाई। अब इसको देखिए, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मल्टीपल पुली वाले क्वेश्चन जो होते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर है। ये क्या बोला गया भाई, आप देखो पहले तो सिस्टम क्या है। ये ऊपर सीलिंग से एक ऐसे वायर आया जो पुली से पास करा, फिर ये वाली पुली से पास करा और इस ब्लॉक से ये अटैच्ड है। इस ब्लॉक का मास आपको दिख रहा है कि भाई 2 kg है और इस ब्लॉक का मास दिख रहा है आपको 4 kg है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल अगर 30 डिग्री है, तो जैसे हमने इस सिस्टम को छोड़ा इसके हाल पर, तो क्योंकि 4 kg वाला भारी है तो 4 किलो वाला ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा और जब 4 किलो वाला ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो ये वायर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाला ऑब्जेक्ट इमेजिन करो जरा, अपने दिमाग में इस फिगर को मोशन में लाओ। अरे यार दिमाग का तुम इस्तेमाल तो करो भाई, तुम रुकी हुई चीज को मोशन में ला सकते हो अपनी इमेजिनेशन के अंदर। वैसे तो इमेजिनेशन में तुम काफी कुछ इमेजिन कर लेते हो, है ना। तो एक फोटो को देखकर इसको भी जरा इमेजिन कर ही लो कि यहां पर ये ब्लॉक इमेजिन करो, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा होगा, इतना तो हम सोच सकते हैं फिलहाल। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर आ रहा होगा ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा होगा ये बता दो। सही है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो वायर में दिखाते हैं हम टेंशन। तो ये वाले वायर में टेंशन ऐसे टी ऊपर की तरफ, ये वाले वायर में टेंशन टी ऐसे ऊपर की तरफ और ये वाले वायर में ऐसे टेंशन टी ऊपर की तरफ मैंने दिखा दी है। अब आप जरा ये समझिए कि इस पुली को जो ऊपर खींचा जा रहा है वो टोटल कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है। इधर से भी टी लग रही है, इधर से भी टी लग रही है, तो ये हो जाएगी 2t। मतलब एक्चुअल में ये वाला जो वायर है इस वायर में टेंशन हमारी जो आएगी वो 2t आएगी, इन दोनों का सम आती है। अच्छा ये जो 4 किलो का ब्लॉक है इसका वेट हो गया 40 न्यूटन नीचे की तरफ और ये जो 2 kg का ब्लॉक है तो यहां पर 20 न्यूटन मतलब कहते हैं ना भाई ये mg sin थीटा लगेगा। तो ये 2 × 10 × 1/2 मतलब यहां पर जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है वो मेरे हिसाब से 10 न्यूटन आ रही है, अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल सही है ना, 10 न्यूटन आ रही है। अब आप जरा ये समझो बात को, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने ये माना कि नीचे अगर आ रहा है तो ये नीचे आ रहा है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से 4 kg वाला ब्लॉक। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहेगा,
अरे यार नीचे लगने वाली 40 न्यूटन, ऊपर लगने वाली 2t, जा लेकिन ये नीचे ही रहा है तो फिर नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी। तो 40 में से जब मैं 2t को माइनस करूंगा तब जाके नेट फोर्स आएगी। नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है 4 और एक्सेलरेशन मैंने a माना है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब जरा अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखते हैं तो 2 kg वाले ब्लॉक में देखो ये ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो t बड़ा होगा, तो इस बार मैं t में से माइनस करूंगा। किसको माइनस करूंगा? नीचे वाली फोर्स को जो कि है 10। तो t में से क्या माइनस करा भाई? t में से मैंने 10 को माइनस करा, और माइनस करके अब जो भी नेट फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। अब नेट फोर्स जब आएगी तो मास कितना है इसका? मास है यार 2। अब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? अब आप मजे मजे में a लिख दोगे और यहां ही गलती हो जाएगी। ए जो एक्सीलरेशन मैंने माना है वो तो 4 kg वाले का माना है, तुम्हें कैसे पता कि ये भी उतने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा? समझना ध्यान से। एक मैं तुमको एक कंडीशन बता रहा हूं जिसके पीछे अच्छा खासी थ्योरी है, लेकिन अभी तुमको कंडीशन याद रखो कि इन कंस्ट्रेंट मोशन टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। आई रिपीट, टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर देखो टेंशन इस वायर में थी 2t और एक्सेलरेशन था a, तो प्रोडक्ट आ रहा था 2t इंटू a। अब यहां पर इस वायर में तो टेंशन खाली t है, वायर तो सेम ही चल रहा तो टेंशन तो t रही। यहां पर इस वायर में अगर टेंशन t है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 2a होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट 2at आएगा। मतलब यहां पर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मेरा एक्चुअल में 2a आ रहा है, तो मुझे 2a की वैल्यू चाहिए भाई साहब। तो ऊपर की तरफ जब मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूंगा, तो मास तो 2 आ गया और एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चे 2a मैंने लिखा है। ये मैंने बड़ी गहराई में उतर के एक एक बात तुमको यहां पर समझाई, आई होप तुमने समझा होगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, आपको क्या बताना था? आपको यही तो बताना है। निकाल लेते हैं भाई, कैसे करें भाई? ए निकालना है तो इन दोनों को इक्वेशन को माइनस मत कर देना। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये बनेगा 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। अब इसको और इसको मैं कर दूंगा ऐड। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो t से t कट जाएगा और ये 20 माइनस 10 हो जाएगा 10, और ये बन जाएगा 2a प्लस 4a मतलब 6a। तो यहां से एक्सेलरेशन आ रहा है 10/6। किसका एक्सेलरेशन आ रहा है 10/6? भाई उसका आ रहा है। आपको तो इसका चाहिए था, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में 2a है, तो वो कितना आएगा? 2 इंटू 10/6 मतलब ये हो जाएगा 10/3। 10 को हमने g बोल दिया तो ये हो जाएगा g/3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन। तरीके से इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले मेरे प्यारो, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और देखो 2023 का क्वेश्चन है अभी। एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, और ब्लॉक 5 kg का रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। अगर 30 न्यूटन की फोर्स लगी ब्लॉक के ऊपर, लाइक दिस, 30 न्यूटन की अगर फोर्स लगी तो ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, और ब्लॉक 50 मीटर चला 10 सेकंड में। ब्लॉक कितना डिस्टेंस चला? 50 मीटर का ब्लॉक ने डिस्टेंस कवर किया है, एंड इट इज इन 10 सेकंड। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। अब यार ये क्या बात हुई सर? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये समझ में नहीं आई बात, अभी देखो समझाता हूं। यहां पर मतलब ये रफ सरफेस है, तो यहां पर पीछे कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रही होगी ना, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करके तब कुछ नेट फोर्स आई होगी जिसकी वजह से ब्लॉक चला होगा, तो जिसकी वजह से कुछ नेट एक्सेलरेशन भी आया होगा। तो पहले वो नेट एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि 50 मीटर चल रहा है और 10 सेकंड में चल रहा है। इनिशियली तो रुका हुआ था। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं जो कि होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, इसलिए मैंने ये 2 चैप्टर ही मैकेनिक्स के भी पहले कराए हैं। तो फिलहाल s की जगह पर आ जाएगा 50, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये टर्म 0 हो गई, ये हाफ
ए और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 100। यहां से आप देखो तो एक्सेलरेशन 1 आ रहा है। अब नेट एक्सेलरेशन ये 1 आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन 1 आने का मतलब पता है क्या हो गया? नेट फोर्स कितनी हो गई भाई साहब? नेट फोर्स लग रही है उसके ऊपर भाई, मास कितना था 5 और एक्सेलरेशन कितना आया 1, तो सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स तो यार 5 न्यूटन है। तुम समझ रहे हो? और हमने कितनी लगा के दिखाई थी? हमने दिखाई थी 30 न्यूटन। इसका मतलब ये तो फर्जी कहानी है, 30 न्यूटन तो हमने लगाई है, लेकिन लगे एक्चुअल में उसके ऊपर 5 न्यूटन ही। इसका मतलब ये है कि 25 न्यूटन फ्रिक्शन खा गया। सिंपल कहानी, 25 न्यूटन कौन खा गया? फ्रिक्शन खा गया। तो लो भाई साहब, फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, दैट इज 25 न्यूटन। एंड वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एम जी, वो 25 है, और म्यू एम हमारा 5 है, जी हमारा 10 है, दैट इज 25। तो यहां से म्यू आ रहा है 0.5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए आगे, आइए भाई, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, फोर्स लगी, हाँ ये भी सिमिलर क्वेश्चन है और ध्यान से सुनिएगा। फोर्स लगी 20 सेकेंड के लिए ऑन अ बॉडी जिसका मास है 20 kg। मतलब बॉडी का मास दे दिया भैया 20 किलो, और फोर्स लगी है कितने टाइम के लिए? 20 सेकेंड के लिए। सुनते रहना। और बॉडी चलना शुरू हुई थी रेस्ट से, तो फिलहाल 20 सेकंड के लिए लगातार फोर्स लगती गई, तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता गया होगा, वेलोसिटी बढ़ती गई होगी। और अब बोला गया कि बॉडी ने, फिर उसके बाद हमने फोर्स लगानी छोड़ दी, 20 सेकंड तक फोर्स लगाई, बॉडी अपनी ठीक ठाक वेलोसिटी में आ गई, उसके बाद मैंने फोर्स नहीं लगाई। ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, सीजेस का मतलब अब फोर्स लगना बंद हो गई। फिर बोला गया कि उसके बाद भी हमने देखा कि बॉडी 50 मीटर चली 10 सेकंड में। क्या? बॉडी 50 मीटर डिस्टेंस चली अब भी 10 सेकंड के अंदर। इसका मतलब पता है क्या है? अब जब मैंने फोर्स लगानी ही बंद कर दी, जब मैंने फोर्स ही लगानी बंद कर दी, तो एक्सेलरेशन 0, मतलब बॉडी अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। और 50 मीटर चली है 10 सेकंड में, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज 50, टाइम इज 10, तो वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि जब तक फोर्स लग रही थी, फोर्स हटाते ही बॉडी की वेलोसिटी उस टाइम पर 5 मीटर पर सेकंड थी। तो ये बॉडी की हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। तो इस 0 से 5 तक पहुंचने के लिए बॉडी पर जो भी मैंने फोर्स लगाई है वो 20 सेकंड के लिए लगाई है, तो टाइम मेरे पास 20 सेकंड भी है। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर मैं देखूं, मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, जो कि होगा v माइनस यू बाई टी, मतलब 5 माइनस 0 बाई 20, डेट इज 1/4। एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन आ गया, अगर एक्सेलरेशन आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 20, एक्सेलरेशन हो गया 1/4, 4 5 20, तो यहां से फोर्स आ गई 5 न्यूटन। फोर्स आ गई 5 न्यूटन। तो बॉडी पर जो हमने 20 सेकंड के लिए फोर्स लगाई थी वो 5 न्यूटन की लगाई थी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना होता है, अच्छे तरीके से समझिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। चले भाई, नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अभी आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या अभी एक एम मास का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है, कितने का भाई? 30 डिग्री का। और तो ब्लॉक जो है जिसका मास m है वो नीचे स्लाइड होकर आ रहा है g/4 एक्सेलरेशन से। तो बता दीजिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी आया है, कराएंगे अभी आपको फिलहाल। तो ये g/4 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन आ रहा होगा, मतलब वो दे रखा है
लेकिन म्यू क्या होगा, तो वी नो डेट के यार जब ये नीचे आता है तो नीचे लगने वाली फोर्स होती है एमजी साइन थीटा, और जो रुकावटी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो होता है भाई उसका फॉर्मूला म्यू एमजी कॉस थीटा। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन लिखता हूं तो मास को हटा देते हैं तो वो आएगा जी साइन थीटा, है ना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही आएगा। और नेट एक्सेलरेशन जी बाय 4 दे रखा है तो जी बाय 4, और यहां पर मैंने जी कॉमन लिया तो ये क्या बना, अरे ये साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, जी से जी कट गया, थीटा तुमको दे रखा है, म्यू अब आप निकाल के मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। ये मैं आप लोगों के लिए अब छोड़ देता हूं, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये अब आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए ABCD में से आपका क्या आ रहा है, जल्दी से सारे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, करो भाई जल्दी से करो। हो गया, चलते हैं भाई। चलो भाई बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये कई बार रिपीट हुआ है, एज इट इज रिपीट हुआ है। वेलोसिटी आपको डिस्टेंस के टर्म्स में दे देंगे और आपसे फोर्स पूछ लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है सर। लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डीवी बाई डी टी, तो ये तो तब हुआ करता था जब वेलोसिटी आपको टाइम के टर्म्स में दे रखी हो। यहां पर वेलोसिटी आपको एक्स के टर्म्स में दे रखी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लगाएंगे वी डीवी बाई डी एक्स। तो वेलोसिटी कितनी, अरे हो गई 4 रूट एक्स, और डीवी बाई डी एक्स मतलब अब आप 4 रूट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के टर्म्स में, तो 4 तो एज इट इज आएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट बता रहा हूं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहां रूट एक्स से रूट एक्स गया तो ये 2 से गया तो ये 8 आ रहा है। अब तो कहानी खत्म। तो मास 500 ग्राम मतलब 1/2 kg, और एक्सेलरेशन आया हमारा 8, तो फोर्स आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, दोबारा भी आ सकता है, अच्छे से इसको देख लीजिए। चले अब ये देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन हमारा, जैसे मैंने आपको पहला यही क्वेश्चन कराया था इक्विलिब्रियम वाला, सेम इस टाइप का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाला देखो ये है। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, T1 और T2 बता दो। ऑब्जेक्ट है m मास का, तो mg वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और मास दे भी रखा है कि 1 kg है। बहुत सिंपल सी बात। अगेन कंपोनेंट करो, तो जब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये अगर इधर t जा रहा है तो इधर आएगा ये T1 cos 60, और ये ऊपर जाएगा अरे T1 sin 60। सेम ऐसे अगर ये इधर T2 है तो इधर जाएगा T2 cos 30, और ऊपर जाएगा T2 sin 30। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब अगर आगे और पीछे वाली फोर्स की मैं बात करता हूं तो भाई आगे वाली फोर्सेस T2, भाई T2 cos 30 का मतलब क्या हो गया, T2 √3/2, और पीछे वाली फोर्सेस T1 cos 60 के बराबर होगी, तो T1 cos 60 का मतलब हो गया 1/2, 2 से 2 गया तो T1 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों √3T2। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो वैल्यू नहीं है, यहां पर रिलेशन आ गई। अब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले के बराबर होगी, तो ऊपर वाली फोर्स क्या है भाई, T1 sin 60 मतलब √3/2 T1, और ऊपर वाली फोर्स sin 30 का मतलब 1/2, तो T2/2 हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू नीचे वाली फोर्स जो कि हमारा वेट है mg, और 1 किलो का मतलब होगा कि 10 न्यूटन का हमारा यहां पर वेट आया होगा। इतना हो गया। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ये √3T1 प्लस T2 आ रहा है 20, और T1 की जगह पर अगर मैंने √3T2 रख दिया तो ये बन जाएगा 3T2 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 20। तो ये 4T2 आया 20, तो यहां से T2 आया 5 न्यूटन। क्या आया भाई T2 आया 5 न्यूटन। अब जब T2 5 न्यूटन आया तो T1 क्या आ जाएगा, अरे T1 √3T2 ही तो था, अब यहां पर बस इंटू 5 और कर देता हूं, तो T1 आ रहा है 5√3, T2 आ रहा है 5, T1 5√3, T2 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
कि आप ये क्वेश्चन खुद से कर पाए तो भैया मार्क कर लेना अपने स्कोर में, अदरवाइज मत करना। ठीक है, स्कोर लिखते हुए चलिए कि ताकि आप लास्ट में मुझे बता पाए कि आपका कितना स्कोर रहा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। ये सिमिलर क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट आपको कराया था, देखो 2024 में भी आया, 2025 में भी एज इट इज क्वेश्चन आया है। ये अब मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। यहां पर देखो अगेन ये ब्लॉक है, ये इस बार नीचे स्लाइड होके आ रहा है g/2 एक्सेलरेशन से, और एंगल इस बार हमारा पीछे शायद 30 डिग्री था, इस बार 60 दे रखा है। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। अगेन वही एक्सेलरेशन का, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, नीचे वाला g sin थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके यहां से म्यू आ जाएगा। ये भी आप ही लोग करके बताएंगे, ये मैं नहीं करूंगा मेरे प्यारों, है ना, ये तो आप लोग कर सकते हो, कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप ये ध्यान से देखो, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है। भाई एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इनिशियल उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और जब वो 0.1 मीटर से 1.9 मीटर तक चला एक्स एक्सिस में, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी वो फोर्स है माइनस का के आर न्यूटन, या फिर हम बोले फोर्स जो है वो माइनस का के एक्स लिख देता हूं क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, और के दे भी रखा है 10, बेवजह मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स सीधा सीधा भी लिख सकते थे कि -10x है, लेकिन नहीं, इनकी मस्ती तो देखो। मतलब देख रहे हो तुम, एंटी वालों की ग्रैंड मस्ती देख रहे हो तुम, कि सीधा सीधा लिख सकते थे कि एफ जो है वो -10x है, लेकिन नहीं, के की वैल्यू बाद में लिख के दे रहे हैं फिलहाल। तो एफ जो है वो -10x आ गया। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगी जब 0.1 मीटर से एंटर हुआ और 1.9 मीटर से ये ब्लॉक निकला। 0.1 मीटर मान लो ये होगा, ओरिजिन ये है, 0.1 मीटर ये है, और 1.9 मीटर ये है, 1.9 मीटर ये है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के रीजन में फोर्स लगी ना, और इनिशियली वो एंटर करा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब निकला होगा तो क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, तो लगातार फोर्स मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही होगी, तो वो वेलोसिटी क्या रही होगी वो ही बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है मास्टर जी। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं लॉज ऑफ मोशन के तरीके से, ये क्वेश्चन हमारा वर्क पावर एनर्जी से भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। अभी पहला मेथड देखो, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो हो गया मेरे लिए माइनस का 10x। और जब भी वेलोसिटी हमारी डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होती है, तो मैंने एक्सेलरेशन की जगह पर क्या बताया था आपको कि आप v dv बाई dx लिख सकते हो। तो ये -10x के बराबर 10x उधर जाएगा, तो ये mv dv, और ये हो जाएगा माइनस का 10x dx। अच्छा मास तो 1 kg है तो 1 लिख दिया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों साइड बना दूंगा साफ, मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट, तो ये v का इंटीग्रेशन होता है v² / 2 -10 ऐसे ही रहा। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 मैंने इधर लिख दिया। अब यहां पर लिमिट लगेगी वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल v हो गई। यहां पर इनिशियल डिस्टेंस हमारा 0.1 था, फाइनल 1.9 हो गया, 2 से 2 ये कट भी गया। अब जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूं, जैसे कि v² - 100 है ना, और ऐसे ही माइनस का 10 तो ये है ही, और ये 1.9 का स्क्वायर माइनस ये करके पूरी की पूरी इधर वाली वैल्यू तो सॉल्व करके माइनस का 36 आएगी, कर लेना तुम सॉल्व। 1.9 स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो करके 3.6 × 10 36 हो जाएगा। तो फिलहाल अब बता दो आंसर क्या आ रहा है, तो पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या आ रहा है। इतना हो गया। एक तो ये तरीका था हमारा। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये था, दूसरा तरीका ये था कि मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकता था। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे बच्चे वो भी लगाएं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f dx ये होता है, और
वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां से भी आप देखो करोगे तो आंसर सेम यही आएगा जो यहां से आ रहा है, आंसर 8 आ रहा है। एम की जगह पर 1 रख दिया, यहां पर देखो फोर्स की जगह पर वही माइनस का 10x रख दिया, तो वही तो बन गया माइनस 10x dx। और इनिशियल वेलोसिटी 100, फाइनल वेलोसिटी भी आपको निकालनी है। तो जब आप यहां से सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, इधर वाली साइड को इंटीग्रेट करेंगे, मैं बता रहा हूं यही स्टेप बन जाएगा, सेम ये आंसर आएगा। तो जो चीज वर्क एनर्जी थ्योरम से हो सकती थी, मैंने वो लॉज ऑफ मोशन से भी तुमको सिखा दी। मतलब एक क्वेश्चन को करने का 2 तरीके मैंने तुमको बता दिए। तो कमांड क्वेश्चन पे तो तभी आएगा ना जब तुम ये बोलोगे हाँ भाई बता तुझे किस तरीके से मारना है ना, इस तरीके से मारना है या तुझे इस तरीके से मारना है। हमें तो भैया सारे तरीके आते हैं, तो इस तरीके से तुम खेलो क्वेश्चनों के साथ। ये नहीं क्वेश्चन है अरे भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करूंगा। तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होनी चाहिए यार इस क्वेश्चन को तो मैं 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लाओ कौन से वाले से करने में मजा आएगा। ये जिस दिन ये एटीट्यूड आया ना पीवाई क्यू सॉल्व करते करते, भाई साहब उस दिन तुम ले आए 80 पार आराम से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो यहां पर हमारी अगेन देखो वेलोसिटी सेम उसी तरीके से दे रखी है अल्फा रूट एक्स, वेलोसिटी दे रखी है अल्फा रूट एक्स, ऑब्जेक्ट एम मास का है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और तो टोटल वर्क डन आपको बताना है जब वो 0 से डी तक पहुंच गया होगा। अगेन वही कहानी कि यार वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। मास तो m है, एक्सेलरेशन मैंने क्या पढ़ाया आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv बाय dx होता है। तो वेलोसिटी हमारी अल्फा रूट एक्स और dv बाय dx का मतलब 1/2 रूट एक्स। तो यहां से गया तो अल्फा बाय 2 आया हमारा एक्सेलरेशन। तो अब देखो मास की जगह पर मास रखा, सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, हाँ गलत कर रहा हूं। यहां पर जब dv बाय dx करा तो अल्फा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो अल्फा बाय 2 रूट एक्स होगा ना, तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। तो मास m है, एक्सेलरेशन अल्फा स्क्वायर बाय 2 है और डिस्प्लेसमेंट हमारा d है। तो m अल्फा स्क्वायर d बाय 2, m अल्फा स्क्वायर d बाय 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से एक बार देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चेक करो भाई 20 में से अब तक कितने सवाल तुम कर पाए हो। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 10-15 मिनट की बात और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इस बार कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी 36 टाइम्स कर दी जाए तो मोमेंटम कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, ये बताइए। तो बहुत सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक बड़ी शानदार रिलेशन होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m, ये मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर को मॉडिफाई करके पी स्क्वायर बाय 2m, ये मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है। तो यहां से मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आप देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी अगर k थी तो मोमेंटम p आ रहा था। अब अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, अब अगर काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी 36 टाइम्स, अगर काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम्स है तो अब हमारा मोमेंटम 6 टाइम्स हो जाएगा। जनरली भी हम बोल सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रूट मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी 36 गुना बढ़ाओगे तो मोमेंटम 6 गुना बढ़ेगा। तो मोमेंटम p का क्या हो गया, 6p हो गया। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया, तो तुम देखते हैं एकदम से बोलोगे अरे 600%, अरे 60%। अरे नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ध्यान से जरा समझो, दोनों ही गलत है। अगर परसेंटेज चेंज निकालना है और नहीं अगर तुम समझ पाते हो ऐसे बातों को तो फॉर्मूला लगा लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। तो फाइनल आया 6p, इनिशियल था p डिवाइडेड बाय p इंटू हो जाएगा 100।
तो भाई 6p में से p गया तो 5p बचा, तो 5p डिवाइडेड बाय p इंटू 100, देखो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि 500% आएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा सोचते ना कि यार p तो पहले से ही है, कितना परसेंट बढ़ाना है, 500%, मतलब 5 टाइम्स और बढ़ा दूंगा, तो p में अगर 5 टाइम्स और बढ़ा दिया, 5p और बढ़ा दिया तो 6p बन जाएगा। तो ऐसे भी हम सोच सकते थे, बिना सॉल्व करे भी आंसर हमारा 500% मिल जाता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे दें कि 4 पार्टिकल हमारे पास, चारों का मास दे रखा है और सबका मोमेंटम सेम है, तो बताओ भैया काइनेटिक एनर्जी का, किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। तो सिंपल सी बात यह है, देखो यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर बाय 2m। क्या होता है, p स्क्वायर बाय 2m होता है। तो यहां से अगर आप देखें तो मोमेंटम तो चारों ही पार्टिकल का सेम है, तो सीधी सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसी की ही आनी है जिसका मास सबसे कम होगा। तो इन्हें चारों में जिसका मास सबसे कम, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। सिंपल सी बात यहां पर बोली जा रही है कि एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है और उसको जमीन से उठा के 20 मीटर हाइट पर आप लेकर गए हो। लेकिन दो तरीके हैं, एक तो तरीका 20 मीटर ऐसे सीधा सीधा तुम उठा के लेकर, और दूसरा तरीका क्या है कि 20 मीटर ऊपर जो उठा के लेकर गए वैसे इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ा कर लेकर गए हो। सुनना ध्यान से, एक तो 20 मीटर में ऐसे उठा के ले गया भाई, मतलब ऐसा है कि अगर मैं मान लो आपको अपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो या तो तुम बिल्कुल सीधे सीधे लिफ्ट से गए या फिर तुम स्टेयर से गए, एट द एंड पहुंचे तो सेम हाइट पे ही हो। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों प्रोसेस में बताओ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा। पहले और दूसरे केस में ये रेशियो बताना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मैं आपको बताऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या हो गया सर, होगी कंजर्वेटिव, अपने घर में होगी कंजर्वेटिव, हम क्या करें भाई। इसका मतलब पता है क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यह है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप नीचे से ऐसे सीधे सीधे ऊपर जाओ या ऐसे जाओ या लहराते हुए जाओ, मैटर ही नहीं करता, आप ऊपर गए तो 20 मीटर की हाइट पर ही है दोनों केस में। तो वर्क डन का फॉर्मूला mgh होता है भैया। तो दोनों ही केस में मास सेम, जी सेम, एच सेम, तो वो मैटर नहीं करता कि तुम ऐसे गए हो या सीधा सीधा गए हो, दोनों ही केस में वर्क डन सेम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर वर्क डन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:2 क्यों लिख रहा हूं मैं, जब सेम हो जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2024 का सवाल देख लीजिए, सही है। चलो और एक और ये बढ़िया क्वेश्चन है, रिबाउंड वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो बढ़िया होते हैं। 2025 में इस टाइप का नहीं आया, लेकिन 26 में देखो आ सकता है दोबारा, अच्छे से समझ लेना। यहां पर क्या है तो कंजर्वेशन पर ये, यहां पर एक बॉल है जो कि ग्राउंड से एच हाइट पर है, एक बॉल जो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है। मैंने इसको छोड़ा, मैंने इसको ड्रॉप करा एच हाइट से, ठीक है। तो वो गिरी ग्राउंड से टकराई तो टकरा के वापस ऊपर गई, और जब वो ऊपर गई तो वो कितनी हाइट पर गई, वो h/2 हाइट पर गई। बॉल कितनी हाइट पर गई, h/2 हाइट पर गई। आपको ये बताना है द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल एज वेल एज, है ना, ऑफ द इनिशियल सिस्टम। मतलब जब बॉल टकरा के ऊपर गई है तो देखो आधी हाइट पे गई नहीं गई, तो उसमें कितनी एनर्जी का लॉस हो गया, एक तो ये बता दो। दूसरा ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब ये बॉल ग्राउंड पर टकराई होगी तो कितनी वेलोसिटी से टकराई होगी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है। देखो पहले अगर मैं एनर्जी की बात कर लूं तो इनिशियली बॉल कितनी हाइट पर थी,
तो इनिशियल एनर्जी थी उसके अंदर mgh, और फाइनली जब बॉल टकरा के रिबाउंड करके जब ऊपर गई, बाउंस करके जब ऊपर गई, तो अब उसकी हाइट h/2 हो गई, मतलब इनिशियल एनर्जी मेरी आधी हो गई, मतलब फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल की आधी हो गई। तो इसमें सोचना क्या ज्यादा, एनर्जी का लॉस कितना हुआ, आधी एनर्जी का लॉस हो गया, आधी एनर्जी का लॉस हो गया। तो एनर्जी का लॉस कितना परसेंट हुआ, अब ये भी परसेंटेज में निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे क्या, ये तो कॉमन सेंस से बता सकते हो, आधी हो गई मतलब 50% एनर्जी का लॉस हो गया। ये पहली बात। दूसरी बात और कितनी सिंपल, जब ऊपर से आगे टकराई तो भाई कितनी वेलोसिटी से आगे टकराई, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2gh। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहां से v कितना आ रहा होगा, वो √2gh आ जाएगा। लो भाई ये आंसर हो गया। परसेंटेज लॉस 50%, वेलोसिटी टकराने से पहले √2gh, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल सी बात। हो सकता है कि अब इस साल 2026 में ये सवाल दे दें कि जब ये टकरा के ऊपर गई h/2 हाइट पर, तो कितनी वेलोसिटी से वापस टकरा के ऊपर गई होगी। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन पूछा ना, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये तुम बताना। क्या है लल्लू सवाल, इसमें लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेना, क्यों इतना घबराते हो, आ जाएगा, आ जाएगा, √gh आएगा, बता रहा हूं। फिलहाल इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अगेन हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर बॉल ए पॉइंट पर है, इसको हल्का सा मैंने जेंटली पुश करा, मतलब मैंने कोई इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, तो फिलहाल ये गिरी, और जब ये गिरी तो गिर रही होगी, जब गिर रही होगी तो ऐसे बी पॉइंट पर आई होगी। तो इनिशियल तो 0 थी वेलोसिटी, लेकिन जब ये बी पॉइंट पर आई तो कितनी वेलोसिटी से गुजरी होगी ये बता दो। लगा देता हूं भाई, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ए पॉइंट की एनर्जी भाई फॉर्मूला एम जी और एच, तो एच आ गई हमारी 1, और बी पॉइंट की एनर्जी तो फॉर्मूला एम जी और एच, अब यहां पर हाइट जो है वो हमारी 0.5 है। लेकिन दूसरी बात समझो, यहां पर ए पॉइंट पर जब मैं बात कर रहा था तो यहां पर ये रुका हुआ था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, ये तो पोटेंशियल है। लेकिन यहां पर देखो पोटेंशियल तो मैंने लिख दी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है, तो हाफ mv² मैंने लिख दिया। यहां पर mg में से mg 0.5 जब मैं माइनस करूंगा तो mg 0.5 ही बचेगा, विच इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो 0.5 मतलब 1/2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो v आ रहा है √g, ये फिर बोलें तो √10, √10 मीटर पर सेकंड आ रहा है भाई मेरा। तो आप लोग बताइए आपका क्या आया, फटाफट करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस 5 क्वेश्चन और 5 मिनट की बातें, और हमने तो और काफी जल्दी कर लिए, ठीक है, मैंने बोला था 10 मिनट में 10 कर लेंगे, ये लग रहा है 5 मिनट से पहले, और हमने 5 क्वेश्चन 5 मिनट से पहले कर लिए। वाह वाह क्या बात। चलिए बढ़े आगे, देख लीजिए इसको अच्छे से। ओके, सो ऑप्शन सी अगेन इज द करेक्ट आंसर। हाँ अब आप ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है इस वेरिएबल फॉर्म में, और आपसे फोर्स पूछी जा रही है। तो सिंपल से एक रिलेशन होती है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस का du/dr। अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करते हो तो वहां से फोर्स आ जाती है। लेकिन आपसे पता क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताओ। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस में डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल सी बात, माइनस का du/dx। तो माइनस का जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x। अब बाकी y और z जो है वो डिफरेंशिएट होते अपने अपने एक्सेस में, यहां पर तो x एक्सेस की बात हो रही है, तो ये तो डिफरेंशिएट मैं करूंगा नहीं, सब मेरे लिए कांस्टेंट x एक्सेस के लिए, तो ये सब गायब कर दिए मैंने। तो फोर्स मेरी आ रही है -4, और देखो x कोऑर्डिनेट p पॉइंट पर पूछ रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट मेरा 1 है, तो यहां पर मैंने 1 रख दिया, तो फोर्स -4 न्यूटन आ रहा है। लेकिन आपसे तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, चलते हैं आगे, बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए सेम क्वेश्चन, यहां पर इस बार आपको फोर्स दे रखी है,
यहां पर आपको ये भी बता दिया गया कि बॉडी डिस्प्लेस हुई है 2 मीटर से 4 मीटर, तो वर्क डन क्या होगा ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। यार वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है, तो ये तो मैंने आपको करा है, बस इंटीग्रेट कर दो। नहीं कर पाओगे क्या? अरे 3x² प्लस 2x-5 को आप क्या करो, इंटीग्रेट करो, और लिमिट 2 से 4 लगा दो। चलो कर देता हूं इंटीग्रेट में ही, ये हो जाएगा 3x³ पावर एक बढ़ के 3 हो गए और वही डिवाइड में आ गया, तो यहां से ओवरऑल x³ आया। ऐसे ही x²/2, 2 से 2 कटा तो यहां पर x² आया, ये माइनस का 5x हो गया। लिमिट कहां से कहां, लिमिट 2 से 3। अब पहले x की जगह पर जहां पर भी मतलब x दिख रहा है वहां पर 3 रख दो, और जहां पर भी अब x दिख रहा है वहां पर आप 2 रख दो। सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। आपके लिए छोड़ देता हूं, ये होमवर्क में करिएगा, मतलब अभी करके बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला गया, अब इसमें ये बोला गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे u वेलोसिटी से फेंका, कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, तो इनिशियल उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। लेकिन अब वो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलते 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 मैक्सिमम हाइट पर गया, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जिन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़ा उनको ये बात मालूम होगी कि मैक्सिमम हाइट पर हमारी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बची रह जाती है, वाई की तो जीरो हो जाती है। तो यहां पर अगर एक्स एक्सिस की हम वेलोसिटी निकालें तो इधर आएगा देखो u cos 60, मतलब u/2, और यहां पर आता है u sin 60 मतलब √3u/2। फिलहाल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारी k है। जब आप यहां पर मैक्सिमम हाइट पर गए तो यहां पर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ u/2 ही तो बची रह गई, y एक्सिस की तो जीरो ही हो गई। तो अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m और u की जगह पर u/2 का स्क्वायर, मतलब वो क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/4, मतलब काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे मुझे क्या दिख रहा है, 4 गुना कम हो गई। तो आंसर विल बी सी। और ये तो मैं दिमाग में भी कर सकता था कि यार यहां पर वेलोसिटी u है और x एक्सिस की u/2 है, फाइनल हमारी u/2 बची होगी, तो यहां पर ओवरऑल वेलोसिटी u थी नीचे, यहां पर ओवरऑल वेलोसिटी u/2 है, तो वेलोसिटी आधी हो गई और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ऐसा है तो खत्म कहानी। काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी आधी, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम। सिंपल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसी साल का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए बस 2 क्वेश्चन और है। अब यार ये तुम कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आपको देखो फोर्स दे रखी है, यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। कहा जा रहा है कि अगर वर्क डन 0 आ रहा है तो बताओ बी की वैल्यू, ये जो बी है, बी की वैल्यू क्या होगी। वी नो डेट कि यार वर्क डन का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करके 0 के बराबर कर दो। अब ये तो कर ही लोगे, बताना ही भाई 2 डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई की आई से मल्टीप्लाई, जे की जे से और के की के से, तो आई की आई से मल्टीप्लाई हुई तो आई का कोफिशिएंट 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2 आ गया। यहां पर b इंटू -2 भी आ गया। यहां पर ये 1 इंटू 1 मतलब -1 आ गया, तो ये 0 के बराबर हो गया, ये ओवरऑल हमारा 0 के बराबर हो गया। तो 2 - 1 हमारा 1 हो गया, तो 1 - 2b इज इक्वल टू 0, तो 2b जो है वो 1 हो जाएगा, तो b क्या आएगा, b 1/2 आएगा। तो ऑप्शन बी ही आंसर हो गया। अरे यार ये तो बी की वैल्यू 1/2 ऑप्शन बी पे रखी, क्या बात है। सोचने वाले ने, मतलब सोच रहे हो, सोचने वाले ने कितने हिंट भी बिल्कुल ऐसे दी है कि देखो बी तुमको चाहिए ना, और बी की वैल्यू 1/2 ऑप्शन पे इन्होंने लिख के दे दी है। क्या बात है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पावर के ऊपर क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी में फोर्स देके पावर पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2024 में सेम ऐसे आया था, 2025 में भी ऐसे आ गया। अब 26 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब आ भी सकता है क्योंकि 24 में दिया था तो देखो 25 में दे दिया। अब 25 में दिया तो ऐसे भी हो सकता है कि 26 में देते हैं। अब ये कौन सा सोच सकते हैं कि 24 में दिया था 25 में दे दिया है, अब तो 26 में नहीं देंगे।
ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये रिपीट हो ही रहा है वैसे। तो यहां पर आप देखो फोर्स हमें जो दे रखी है कितनी है, 2ti प्लस 3t² है। पावर का देखो वैसे तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, लेकिन पावर का एक और फॉर्मूला है, फोर्स फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर वेक्टर फॉर्म में F.v। तो यहां पर F तो आपके पास है ही, सामने ही आपके, और ऑब्जेक्ट का मास देखो 1 kg है। तो सिंपल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला या फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास होता है। तो अगर मैं 1 kg से डिवाइड कराता हूं तो ये 2ti प्लस 3t², यही हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो भाई एक्सेलरेशन से मुझे ये बात मालूम है, देखो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv/dt था। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी। इंटीग्रेट कर दो भाई, ये 2t है तो पावर 1 है, बढ़ के 2 हो जाएगी, वही डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा t²i। और सेम ऐसे ही यहां पर पावर 2 है तो वो बढ़ के 3 हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा t³ j, t²i प्लस t³ j। अब कहानी खत्म है। देखो फोर्स कितनी, तो 2ti प्लस 3t² j का डॉट प्रोडक्ट कराइए v से, मतलब t²i प्लस t³ j से। अब डॉट प्रोडक्ट करा के बता दो आंसर क्या आ रहा है। अभी मैंने बताया था आई की आई से मल्टीप्लाई होती है, जे की जे से मल्टीप्लाई होती है, तो देख लो ये बन जाएगा 2t³ प्लस 3t² और ये क्यूब है तो 3t5, 2t³ प्लस 3t5। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए अच्छे से, बात समझ में आई है या नहीं है ये बताओ। तो ये थे मेरे प्यारे के प्यारे बच्चों, है ना, प्यारे के प्यारे बच्चों, वाह 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 वाह। ये थे वो 30 सवाल जो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्ट 1.5 घंटे का आज का भी ये हमारा सेशन रहा है। तो ओवरऑल सेशन कैसा गया जरूर बताइएगा, मैं आप सभी बच्चों की कमेंट का यार वेट करता हूं। और कोई भी फीडबैक अगर देना हो, सेशन अच्छा था तो भी बताना, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ और मैं बेहतर कर सकता हूं तो वो भी बताना, क्योंकि भाई इस 2026 की JEE की जर्नी में ये बंदा पूरी तरीके से दिलो जान से तुम्हारे साथ खड़ा है। तो जो तुम बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं, बस तुम जो बोलोगे वो मैं कर रहा हूं, तो बस मैं जो बोल रहा हूं वो तुमको करना है कि इस बार फिजिक्स में 80 पार लाने हैं हर हाल में, हर एक बच्चे को। आई होप इतना तुम कर लोगे, बस अगर तुम इतना कर लो ये मेरी सारी की सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम अच्छा कर जाओ, ठीक है, बस उसी में मेरी कामयाबी है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।